Hello students, today we will discuss some important topics of the chapter How, When and Where. The topics are: what did James Mill think about Asian societies? How did historians divide the Indian history? What is colonialism and how do we know about history? तो आइए देखते हैं। तो इसमें जो What did James Mill think about the Asian societies, इस टॉपिक पर हम पहले डिस्कस करेंगे कि जेम्स मिल के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी जाना कि जेम्स मिल कौन थे और उन्होंने इंडिया में आकर इंडिया के हिस्ट्री के बारे में लिखा, इंडिया के इतिहास को हम कहें कि वर्गों में विभाजित किया। तो वो इंडिया या एशिया की सोसाइटी के बारे में क्या सोचते थे, क्या मानते थे वो कि एशिया और या इंडिया की सोसाइटी किस तरह की है। Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। He said that before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. उन्हें लगता था कि भारत में जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे, यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। एज पर मिल, ब्रिटिश रूल वाज एबल टू सिविलाइज इंडिया। मिल को लगता था कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा रहा है और वो भारत को सभ्य बना सकते हैं ब्रिटिशर्स। फॉर दिस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉ शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। तो उन्हें ये लगता था कि भारत के लोग जो थे वो पहले सिविलाइज नहीं थे और जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने यहाँ पर आकर हम लोगों को सिविलाइज किया, सभ्यता वो अपने साथ लेकर आए। एज पर मिल, द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ द डार्कनेस। तो उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स जो थे उनके आने से पहले यहाँ पर सिर्फ अंधविश्वास था और यहाँ के लोग नहीं कुछ जानते थे। अंधकार का दौर था वो, जब यहाँ पे सभ्यता कुछ नहीं थी। तो ये जेम्स मिल के विचार थे भारत के बारे में। और हमने देखा था कि इन्होंने इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डिड हिस्टोरियंस डिवाइड द इंडियन हिस्ट्री। क्योंकि हमने देखा कि जेम्स मिल ने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, जो कि सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड करना सही नहीं होगा। क्योंकि उस समय कई ऐसे लोग थे, जो और भी लोग थे इंडिया में, जिनके बारे में इतिहास में कुछ भी नहीं लिखा गया। तो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 पीरियड्स में डिवाइड करना ही सही नहीं है। और किसी भी रिलीजन के बेस पर पीरियड को डिवाइड नहीं किया जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इंडिया में या फिर और भी कुछ हिस्टोरियंस थे जिन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया, इंडिया की हिस्ट्री को। हिस्टोरियंस हैव यूज्ड डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। जो अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण थे उससे हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। लेकिन इसकी भी अपनी कुछ समस्याएं हैं, लिमिटेशंस हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज बोरोड फ्रॉम वेस्ट एंड मैनी टाइम्स नॉट एप्लीकेबल। अब ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है पश्चिम में आधुनिक काल से लिया गया है। जो वेस्ट में जिस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता था उसी तरह से यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन किया गया है और वो इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता या बिल्कुल सही नहीं है।
द मॉडर्न पीरियड इन द वेस्ट वॉज एसोसिएटेड विद द साइंस, रीजन, democracy and liberty, whereas we were under British rule without any of these features. जो ब्रिटेन में या यूरोप में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है, उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थीं। तो उनके लिए तो मॉडर्न पीरियड वो है जहाँ पर मॉडर्न साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या हमारे लिए वो मॉडर्न होगा? क्योंकि हमारे समय पर जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो क्या ये सारी चीज़ें थीं भारत में? क्या हमारे पास लिबर्टी थी? क्या हमारे पास डेमोक्रेसी थी? तो जिस तरह से वेस्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है उस तरह से यहाँ पर करना ठीक नहीं होगा। फिर भी हिस्टोरियंस ने जो इतिहास बांटा है वो है एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास। व्हाट इज कॉलोनियल? औपनिवेशिक क्या होता है? तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम लोग औपनिवेशिक किसे बोलते हैं। जैसे कि कई बार सुनने में आता है कि भारत जो था वो ब्रिटिशर्स का उपनिवेश था, इंडिया जो थी वो एक ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। तो कॉलोनी क्या होता है, कॉलोनियल क्या है? When subjugation of one country to another leads to these kinds of political, economic, social and cultural change, we call it the process of colonization. जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। यानी कि वहाँ पर जब कोई अपना अधिकार कर ले उसके बाद वहाँ पर चेंजेस आने लगें। You will see how Britishers stabilized control over the economy and society, collect revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as a consequence. तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने किस तरह से हमारे ऊपर अधिकार किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था पर, समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर ख़रीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण कई सारे बदलाव भारत में आए। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत था वो उनका एक कॉलोनी थी, उपनिवेश था। कॉलोनी मीन्स द कंट्री और टेरिटरी विच इज़ अंडर अनदर कंट्रीज डोमिनेशन। तो किसी दूसरे के अधिकार में जो कोई देश होता है तो उसे हम कहते हैं कॉलोनी या उपनिवेश। जैसे कि भारत ब्रिटिशर्स का उपनिवेश था। तो इस तरह से हम समझेंगे कि भारत में किस तरह ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, हाउ डू वी नो, यानी कि हम लोग इतिहास के बारे में किस तरह से जानते हैं। अगर हम ब्रिटिश इतिहास की बात करें जो कि हमारे इस चैप्टर में की गई है, जब ब्रिटिशर्स आए तो उसके बाद जो इतिहास था उन सब के बारे में हमें किस तरह पता चला, क्या क्या चीज़ें उस समय हुई, तो उन हिस्ट्री के बारे में जानने के क्या तरीके थे वो हम जानेंगे। व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज़ इन राइटिंग अबाउट इंडियन हिस्ट्री। जो इतिहासकार थे उन्होंने भारत के इतिहास को लिखने के लिए या इतिहास के बारे में जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेज का यूज़ किया होगा। जब इंडिया की हिस्ट्री लिखी गई तो कौन कौन से सोर्सेज प्रयोग किए गए थे उनके बारे में जानेंगे। हिस्टोरियंस यूज़ मैनी सोर्सेज, इतिहासकारों ने बहुत सारे जो सोर्स थे उनका उपयोग किया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, तो ब्रिटिशर्स के समय जो प्रशासन में अभिलेख तैयार किए जाते थे, रिकॉर्ड बनाए जाते थे, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, ऑफिसर्स थे, वो जो रिकॉर्ड बनाते थे वो भी एक प्रकार की हमारे लिए सोर्स है हिस्ट्री का, क्योंकि उनको पढ़कर हम उस समय के बारे में जान सकते हैं कि वहाँ पर क्या क्या होता था। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट। जो ब्रिटिश थे उनकी मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वो हर चीज़ को लिख लेते थे।
द ब्रिटिश wrote every instructions, plan, policy, decision, agreement and investigation. उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना ज़रूरी था। जो भी चीज़ें उस समय होती थी, पॉलिसीज़, प्लानिंग जो भी बनाई जाती थी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता था तो उन सबको रिकॉर्ड वो रखते थे, लिखते थे उन सबको। वंस दिस वॉज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीज एंड डिवाइडेड। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था, और वही हमारे लिए एक सोर्स का काम भी करता है। हम भी उस समय के बारे में जान सकते हैं। इसी तरह से दूसरे सोर्स हैं जैसे कि प्रिजर्वेशन ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स। तो इसी तरह से कई सारे लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स को भी बचाकर रखा गया। दस्तावेजों, पत्रों को संभाल कर रखना, ये भी एक प्रकार का रिसोर्स था हमारे लिए, एक प्रकार का वो सोर्स है। इतिहास में जो इतिहासकारों ने उसका इस्तेमाल किया, जो पहले के कई सारे दस्तावेज मिले, डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स मिले, उनका भी यूज़ किया गया। द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स। अंग्रेज़ों ने जो जितने भी दस्तावेज और पत्र थे उनको संभाल कर रखा। द सेटअप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। रिकॉर्ड रूम वो जगह थी जहाँ पर इन सारे रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखा जाता था। तो जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, उनके जो ऑफिसेस थे, वहाँ उनके पास में सभी जगह रिकॉर्ड रूम्स बनवाए गए, जिससे कि इन सभी रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखा जा सके। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स, द लॉ कोर्ट्स ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स। तो सभी जगह गवर्नमेंट ऑफिसेज में रिकॉर्ड रूम हुआ करते थे। तहसीलदार के दफ्तर में, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे जहाँ पर इन रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखा जाता था। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स। इसी तरह से जो संग्रहालय हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार संग्रहालय बनवाए गए, जहाँ पर इस तरह के रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखा जाता है। जितने भी पुराने रिकॉर्ड हैं उन सबको संभाल कर रखते हैं इन जगहों पर। तो ये भी एक प्रकार का सोर्स था हिस्ट्री को जानने का। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रीड इन द आर्काइव्स। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। तो हमें अभी भी जो म्यूज़ियम्स हैं, आर्काइव्स हैं, वहाँ पर हम जाकर देख सकते हैं कि उस समय जो लेटर्स भेजे गए थे वो भी अभी तक संभाल कर रखे गए हैं। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटिफुली रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट। तो इन सबको लिखने का काम करता था। तो उस समय जो लिखने का काम करते थे ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से इन चीज़ों को लिखते थे। कैलीग्राफिस्ट होते थे जो इन सबको लिखने का काम करते थे। और बाद में जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो उसके बाद इस सबको प्रिंट किया जाने लगा। तो इस तरह से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। इसी तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में सर्वे कराया करते थे यहाँ के बारे में जानने के लिए। व्हाट इज़ सर्वे? तो उनके जो सर्वे हैं उनको देखकर भी हम उस टाइम के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें कि सर्वे क्या है। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स, फॉर एग्जांपल अबाउट फ्लोरा एंड फौना, टोपोग्राफी, क्रॉपिंग एट्सेट्रा ऑफ ए प्लेस इज़ कॉल्ड सर्वे। तो किसी भी जगह के वहाँ की वनस्पति, जंतुओं, वहाँ के स्थलाकृति, वहाँ की फसलों के बारे में और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना सर्वे कहलाता था। और ब्रिटिशर्स इसको करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि अगर कहीं पर हमें अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो सबसे पहले हमें उस जगह के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम
उस वहाँ पर अपना प्रशासन चला सकते हैं। Detailed survey work carried out to judge the revenue collection, know the quality of soil, topography, flora, fauna, cropping, local histories, pattern, etc. तो उस समय कई तरह के सर्वेक्षण कराए जाते थे, जैसे कि गांव में राजस्व सर्वेक्षण, जो रेवेन्यू कलेक्शन के गांव में कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, नो द क्वालिटी ऑफ सॉइल, वहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, ये भी सर्वे किए जाते थे। टोपोग्राफी, फ्लोरा, फौना, वहाँ पर मिलने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, इन सब का सर्वेक्षण किया जाता था, इन सब के लिए सर्वे किया जाता था। सेंसस ऑपरेशंस वर ऑल्सो कैरिड आउट टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन, कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशंस। तो इन सब के बारे में जनगणना भी करवाई जाती थी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में पता चलता था, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थीं। तो ये इम्पोर्टेंस थी सर्वे की। इसके अलावा कुछ कई तरह के सर्वे होते थे। देयर वर अदर सर्वेज लाइक बोटेनिकल, जियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल। तो इस तरह के भी सर्वे किए जाते थे, जैसे कि प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण के वहाँ पर कितने जो एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, उन सब के बारे में जियोलॉजिकल सर्वे होता था। बोटेनिकल सर्वे होता था जिसमें वनस्पति के बारे में जाना जाता था कि वहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स हैं, वनस्पतियाँ हैं, वेजिटेशन है। पुरातात्विक सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल, कि पुरातत्व में कौन कौन सी वहाँ पर प्राचीन वस्तु है उनके बारे में जाना जाता था। और मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण। तो इस तरह के कई तरह के सर्वेक्षण वहाँ पर किए जाते थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। तो हमने ये तो जान लिया कि हमें इतिहास के बारे में किन चीज़ों से पता चलता था। जो रिकॉर्ड्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, लेटर्स, सर्वेज, इन सब से हम इतिहास के बारे में जानते हैं। लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो ब्रिटिशर्स प्रिजर्व करके रखते हैं, उनमें कई सारी ऐसी कमियां थीं जिनसे हम उस समय के इतिहास के बारे में बिल्कुल सही नहीं जान सकते। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से पता नहीं चलती। वी गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड के इस भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये सरकारी रिकॉर्ड है, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, सरकार है, उसने ये रिकॉर्ड बनाए हैं। तो वो जो रिकॉर्ड बनाएंगे वो अपने तरह से उन्होंने रिकॉर्ड बनाए, उसमें हमारे लोग क्या सोचते थे उनके बारे में नहीं लिखा गया। दिस गिव द व्यू पॉइंट ऑफ ऑफिशियल्स एंड व्हाट दे वांटेड टू प्रिजर्व। तो इससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे और वो किन चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहते थे, उन्हीं चीज़ों को उन्होंने प्रिजर्व किया। दे डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पीपल ऑफ द कंट्री, व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ड एंड व्हाट दे बिहाइंड देयर एक्शंस। तो इनसे हमें कई सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता कि उस समय के लोग कैसे थे। हमें ये नहीं पता चलता कि दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, जो भारतीय लोग हैं वो क्या महसूस करते होंगे, और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। तो हमारे जो भी आंदोलन होते रहे होंगे उनके पीछे की वजहों के बारे में भी उन रिकॉर्ड्स में नहीं लिखा गया। जो भी घटनाएं हुई वो उन्होंने अपने तरह से लिखी होंगी। तो ये सारी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की कमियां हैं जिससे हमें कई सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता। व्हाट आर द अदर सोर्सेज ऑफ डिस्क्राइबिंग हिस्ट्री। तो इस जिस तरह से रिकॉर्ड्स थे, इसी तरह से और भी सोर्सेज थे जिनसे हम उस समय के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि द अदर सोर्सेज आर डायरीज ऑफ पीपल। तो उस समय और भी रिसोर्स थे, जैसे कि लोग अपनी डायरियाँ लिखते थे। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वाज सोल्ड इन लोकल बाजार, लोकल मार्केट्स। लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएँ और स्थानीय बाज़ारों में मिलने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिनसे कि हम उस समय के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इशूज़ वर डिबेटेड इन पब्लिक। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी।
लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोट द spread their ideas. Poets and novelists wrote to express their feelings. इसी तरह से जो नेता और सुधारक लोग थे उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, वो लिखते थे जिससे कि उनके विचार लोगों तक पहुँचें। कवियों और उपन्यासकारों ने, जो पोइट्स थे, नॉवलिस्ट थे, उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। तो ये कई सारे सोर्सेस थे जिनसे हम उस समय के हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, लेकिन इनकी भी कुछ कमियां हैं। दीज आर हैव लिमिटेशंस, इनकी भी अपने कुछ कई सारी कमियां थी। दे हैव देयर लिमिटेशंस, कई सारी वो कमियां थी, जैसे कि ऑल द सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय द लिटरेट। जितने भी सोर्सेज हैं ये सब पढ़े लिखों द्वारा ही बनाए जाते थे। फ्रॉम दीज रिसोर्सेज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय ट्रेवल्स एंड द पीजेंट्स, द वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर एंड द स्ट्रीट्स। तो इनसे पढ़कर हमें ये पता नहीं चल सकता कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे, उनके अनुभव क्या थे, वो उस समय कैसे थे, क्या चाहते थे, इनके बारे में हमें पता नहीं चलता। क्योंकि आमतौर पर वो लोग अपने बारे में नहीं लिख पाए, वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। तो इन तरह से हम समझ सकते हैं कि भारतीय इतिहास को किस तरह से लिखा जाता है। तो बच्चों, आप लोग जो मैंने पहले वीडियो लेक्चर भेजा और इसको ध्यान से देखें, इसके बाद फिर वर्कशीट सेंड की जाएंगी जो आप लोग करेंगे। थैंक यू।